हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे हैलोजन वाले टॉपिक में, यूनिट में लास्ट टॉपिक अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुका हूँ। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना। जब दो भिन्न हैलोजन एक दूसरे से क्रिया करके कोई यौगिक बनाते हैं तो उसे अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। जब दो भिन्न हैलोजन परस्पर क्रिया द्वारा यौगिक बनाते हैं तो इन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। ये X X' X X'3 X X'5 तथा X X'7 प्रकार के होते हैं। यहाँ X आकार में बड़ा तथा उच्च विद्युत धनी होता है, जबकि X' आकार में छोटा तथा उच्च विद्युत ऋणी होता है। जैसे जैसे X तथा X' की त्रिज्याओं का अंतर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अंतर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे X' की उच्च विद्युत ऋणता वाले यौगिक बनने की संभावना बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे X के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक बनने की संभावना बढ़ती जाती है। समझिए बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में त्रिज्याओं का अंतर सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन की सबसे छोटी और आयोडीन की सबसे बड़ी। तो ये यौगिक हैं, इनमें केंद्रीय परमाणु X का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +7 है। तो त्रिज्याओं का अंतर बढ़ेगा तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक बनने की संभावना बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे इसीलिए IF7 प्रकृति में पाया जाता है। हम इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशंस लिखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से आगे की बात मैं करता हूं।
अब हम बात करेंगे अंतर हैलोजन यौगिकों के विरचन की, निर्माण की। विरचन, इसकी कुछ रिएक्शंस आपके सिलेबस में दी गई है, जिन रिएक्शंस को आपको याद रखना है मैं एक एक करके समझाता हूं। देखिए, अंतर हैलोजन यौगिक जो हैं परस्पर क्रिया करके, हैलोजन जब परस्पर क्रिया करते हैं अनुकूल परिस्थितियों में तो इनका निर्माण होता है। जैसे कि क्लोरीन और फ्लोरीन अगर समपरमाणवीय, जब Cl2 तथा F2 ये दोनों मैं ले लूं और 437 केल्विन ताप पर इनका आयतन समान हो तो इनकी परस्पर क्रिया से ClF का निर्माण होता है। टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा आपको, 437 केल्विन ताप पर के सम आयतन में 437 केल्विन ताप पर क्रिया करते हैं तो ClF का निर्माण होता है। जो 298 केल्विन ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर गैस है। एकमात्र ClF ऐसा अंतर हैलोजन यौगिक है जो गैस है, से सभी या तो द्रव है या ठोस है। आपने क्रिया करवाई क्लोरीन की, फ्लोरीन के साथ टेम्परेचर रखा 437 केल्विन, इन दोनों का आयतन आपने बराबर लिया तो इनकी परस्पर क्रिया से क्लोरीन फ्लोराइड का निर्माण हुआ। क्लोरीन फ्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं क्लोरीन और फ्लोरीन की क्रिया 573 केल्विन ताप पर करवाऊं सममोलर मात्रा लेकर तो ClF3 का निर्माण होता है। यदि क्लोरीन तथा फ्लोरीन की सममोलर, ऊपर वाली क्रिया में आपने देखा आयतन समान था और टेम्परेचर 437 केल्विन था, लेकिन अगर मैं 573 केल्विन ताप पर क्रिया कर रहा हूं सममोलर, यदि क्लोरीन तथा फ्लोरीन की सममोलर मात्रा लेकर इन्हें 573 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए तो ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का निर्माण होता है, आपने लिया क्लोरीन, इसकी क्रिया करवाई फ्लोरीन से। हम मात्रा तो सममोलर लेंगे लेकिन ये अलग अलग अनुपात में क्रिया करेंगे। 573 केल्विन तापमान लिया आपने तो बनेगा क्या, ClF3 क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों यौगिकों में आपने देखा कि एक में मैंने आयतन समान लिया और दूसरे में हम मोल समान लेते हैं, लेकिन जब ये क्रिया करते हैं तो इनके मोलों की क्रिया परस्पर अलग अलग अनुपात में होती है। जैसे कि क्लोरीन का 1 मोल फ्लोरीन के 3 मोल से क्रिया करता है, लेकिन जब हम क्रिया कारक लेंगे तो मोलों की संख्या बराबर लेंगे, फ्लोरीन पूरा खर्च हो जाएगा, क्लोरीन बचा रह जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में बेटा, ये तो हमने बात की क्लोरीन के फ्लोराइडों की।
अगर मैं ब्रोमीन के फ्लोराइडों की बात करूं तो ब्रोमीन को फ्लोरीन के साथ पानी के तनुकरण के साथ क्रिया करवाते हैं तो ट्राइफ्लोराइड बनता है। जल के तनुकरण, पानी में घोलना है हमें ब्रोमीन को, की उपस्थिति में ब्रोमीन की क्रिया फ्लोरीन से करवाने पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं। करवाने पर ट्राइफ्लोराइड बनता है, BrF3 का निर्माण होता है। BrF3 का निर्माण होता है। ब्रोमीन लिया आपने, साथ में लिया फ्लोरीन, जल द्वारा तनुकरण यानी कि जलीय माध्यम में क्रिया हुई है, जल के आधिक्य में क्रिया हुई है और इसकी क्रिया के फलस्वरूप क्या बना, BrF3, बोरोन ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड। यदि फ्लोरीन को आधिक्य में लिया जाए तो पेंटाफ्लोराइड बनता है। यदि ब्रोमीन की क्रिया फ्लोरीन को आधिक्य में लेकर करवाई जाए तो BrF5 बनता है। Br2 आपने फ्लोरीन ले लिया एक्सेस में, आधिक्य में, तो ये बनाएगा BrF5, ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल सी रिएक्शंस हैं। अब हम बात करेंगे आयोडीन की। तो आयोडीन को अगर मैं क्लोरीन के साथ सम मोलर मात्रा में ले लूं तो मोनोक्लोराइड बनता है, और अगर क्लोरीन को आधिक्य में ले लूं तो ट्राइक्लोराइड बनता है। अपने सिलेबस में सिर्फ 6 रिएक्शंस है जिन्हें हमें याद रखना है। यदि आयोडीन तथा क्लोरीन की सममोलर मात्रा लेकर इनकी क्रिया करवाई जाए तो आयोडीन मोनोक्लोराइड बनता है। मात्रा कैसे लेनी है, सम मोलर, और सम मोलर मात्रा लेंगे तो बनेगा क्या, मोनोक्लोराइड। I2 प्लस Cl2 सम मोलर मात्रा, यानी टेम्परेचर आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है किसमें, फ्लोरीन और क्लोरीन की क्रिया में याद रखना। 2ICl आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड। यदि क्लोरीन को आधिक्य में ले तो ट्राइक्लोराइड बनता है।
I2+3Cl2। क्लोरीन को आपने लिया आधिक्य में, 2ICl3। आयोडीन ट्राई क्लोराइड। बेटे ये है इसके बनाने की विधियां, सिंपल है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके गुणों की बात करते हैं। विरचन के बाद आते हैं इनके गुण। अंतर हैलोजन यौगिक की प्रॉपर्टीज, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सारे के सारे सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, याद रखना। ये सभी सहसंयोजक, एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं तथा प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं? सहसंयोजक होते हैं और प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। आपको मैंने बताया कि जो ClF था वो 298 रूम टेम्परेचर पर गैस है से सभी द्रव अथवा ठोस है। ClF 298 केल्विन ताप पर गैस है, शेष सभी द्रव अथवा ठोस है। 298 केल्विन यानी कि कक्ष ताप पर, सामान्य ताप पर केवल एक गैस है, बाकी सारे के सारे द्रव अथवा ठोस हैं। और ठोस भी कैसे? वाष्पशील ठोस है। अगर इसको संशोधित कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं वाष्पशील ठोस है, शेष सभी वाष्पशील ठोस है। अब बेटे मैं ये कहूं कि भौतिक गुणों की अगर व्याख्या करें तो जो अंतर हैलोजन यौगिक जिन हैलोजनों से मिलकर बने होते हैं, इनके भौतिक गुण उनके मध्यवर्ती होते हैं। इनके भौतिक गुण उन हैलोजनों के मध्यवर्ती होते हैं, जिनसे मिलकर ये बने हैं। अगर कोई क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर बना है तो उसके गुण दोनों हैलोजनों के मात्रा के अनुपात, जिस अनुपात में मिले हैं उसके मध्यवर्ती होंगे, उसके एवरेज होंगे। ठीक है ना? कुछ फ्लोरीन से समानता दर्शाएंगे, कुछ क्लोरीन से समानता दर्शाएंगे। इस तरीके से उनके क्या होते हैं? मध्यवर्ती होते हैं। लेकिन है ना, इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो जितने होने चाहिए उनसे तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। परंतु ये इंपॉर्टेंट बात है, परंतु इनके गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। कारण क्या है? होते तो ये सहसंयोजक हैं, लेकिन विद्युत ऋणताओं के अंतर के कारण इनमें ध्रुवता आ जाती है, और जब बंध ध्रुवीय होता है तो ध्रुवीय बंध होने के कारण उनमें आकर्षण उत्पन्न होता है और गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखो, इनकी रासायनिक क्रियाओं की तुलना में जो अवयवी हैलोजन हैं उनसे की जा सकती है अलग अलग पृथक करने से। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि इनका जल अपघटन करने से, आप याद रखना,
इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इनका जल अपघटन करने पर छोटा हैलोजन यानी कि X डैश तो HX डैश बनाता है। HX डैश का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, या फिर मैं ये कहूं हेलिक अम्ल, जैसे कि हाइड्रोहेलिक अम्ल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल या हाइड्रोआयोडिक अम्ल बनाता है। जबकि बड़ा हैलोजन हैलस अम्ल, डिपेंड करता है कि हमने अंतर हैलोजन यौगिक कौन सा लिया है। अगर हमने लिया है XX डैश तो हैलस अम्ल बनेगा, सॉरी हाइपोहेलस अम्ल, हाइपोहेलस अम्ल। अगर हमने ले लिया XX डैश 3 तो बनेगा हैलस अम्ल। अगर हमने ले लिया XX डैश 5 तो बनेगा हेलिक अम्ल। और अगर हमने ले लिया XX डैश 7 तो बनेगा परहेलिक अम्ल। परहेलिक अम्ल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन से अगर हम इसे देखें तो आपने लिया XX डैश और आपने क्रिया करवाई ये, बेटा बंध ध्रुवीय है तो सहसंयोजक तो है लेकिन ध्रुवीय है। अगर ये बॉन्ड टूटे तो X डैश की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये बॉन्ड जाएगा X डैश पे। ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड टूटे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, आप जानते हो इस बात को। अगर ऐसा हो तो H प्लस और X डैश माइनस है तो क्या बनेगा HX डैश, हाइड्रोहेलिक अम्ल, हाइड्रोहेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, समझ गए ना आप। X जुड़ेगा OH के साथ HOX, जैसे HOBr, HOCl, HOI, इसे हम क्या कहेंगे हाइपोहेलस अम्ल। क्या बन गया हाइपोहेलस अम्ल बन गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके अणुओं की आकृति के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं संकरण की सहायता से, लेकिन आपको पता है 11th क्लास में मैंने इस बात को डिस्कस भी किया था कि संकरण के रिजल्ट और वेस्पर थ्योरी के रिजल्ट स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं, और वेस्पर थ्योरी में आप जनरली कुछ चीजें रटते हो और संकरण में उनको रटना नहीं पड़ता। इसलिए जब भी मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो संकरण की मदद लेता हूं, लेकिन एग्जाम में अगर आए तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछेगा। तो आप संरचनाओं की अगर बात करें, संरचनाओं की अगर बात करें तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सिद्धांत के अनुसार, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अनुसार इनकी आकृतियां
मैं आपको बता चुका हूं बेटा, एक्स एक्स डैश होते हैं सारे के सारे रेखीय। कैसे होंगे? जो एक्स डैश होगा उसके साथ जो एक्स जुड़ा हुआ है उस एक्स के पास में लोन पेयर होंगे 3, क्योंकि भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 7, और वो जुड़ गया एक्स डैश के साथ। एक्स एक्स डैश 3, इसके अंदर आपको पता है संकरण होता है sp3, इसमें होता है sp3d। जब sp3d स्ट्रक्चर होता है तो ये x हो गया। sp3d स्ट्रक्चर के अंदर कंसेप्ट ये कहता है कि इस तरीके से 5 बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड तो इसने 3 बनाए, 3 बॉन्ड बनाए तो 2 लोन पेयर, तो यहां लोन पेयर और यहां लोन पेयर। ये लोन पेयर इन दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये थोड़े से टिल्टेड हो जाएंगे। यहां x डैश होगा, यहां x डैश होगा, यहां x डैश होगा। मैंने आपको बताया था बंकित टी शेप, बंकित टी शेप। पिछली क्लास में मैं इसको डिटेल में समझा चुका हूं। अगर हो x x डैश 5 तो संकरण होता है sp3d2। वैसे तो इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है, लेकिन यहां पे वर्ग पिरामिडीय होगी, क्योंकि x के साथ इधर x डैश होगा, इधर x डैश होगा, इधर x डैश होगा, इधर x डैश होगा, नीचे एक लोन पेयर होगा और ऊपर x डैश होगा। तो आकृति कैसी होगी? वर्ग पिरामिडीय। और अगर मैं बात करूं x x डैश 7 की, तो संकरण होगा sp3d3 और आकृति होगी पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। तो आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने इसको डिटेल में बताया था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। ये थे आपके अंतर हैलोजन यौगिक। इनमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, मैं उसकी और बात कर लेता हूं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उपयोगों में से। अब हम बात करते हैं उपयोग की। बेटा, जब जल की जगह किसी और विलायक की जरूरत पड़े तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग अजलीय विलायकों के रूप में किया जाता है। पहली बात, किसके रूप में किया जाता है? अजलीय विलायकों के रूप में किया जाता है। ये अच्छे फ्लोरीनी कारक होते हैं। ये अच्छे फ्लोरीनी कारक होते हैं। इसका दूसरा उपयोग, और अब एक जो इंपॉर्टेंट उपयोग है जहां से क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि यूरेनियम 235 के संवर्धन हेतु UF6 के उत्पादन में ClF3 और Bri3 के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ClF3 तथा Br, ये याद रखने वाली बात है, ClF3 और Brf3 के मिश्रण का उपयोग, F3 के मिश्रण का उपयोग यूरेनियम 235 के संवर्धन
में यूरेनियम 235 के संवर्धन में UF6 के उत्पादन में करते हैं, UF6 के उत्पादन में करते हैं। सरल शब्दों में आप ये समझो कि यूरेनियम के दो समस्थानिक मिलते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। अब इनमें से बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर 235 का उपयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में, और अगर आपको उसका उपयोग करना है तो वो आपको सेपरेट करना होगा, 238 को अलग करना होगा। तो इस क्रिया में इसका उपयोग करते हैं दो, एक तो ClF3 और एक BrF3। अच्छा, बुक के अंदर BrI3 लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वो गलत है बेटा, ठीक है ना। BrI3 का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो हम किसका उपयोग करेंगे, BrF3 का। यूरेनियम लिया आपने, सॉलिड फेज में होता है, उसके साथ ClF3 क्रिया करेगा और UF6 बना देगा, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। साथ में यहां देखो ये क्लोरीन दाता है, फ्लोरीन दाता का काम कर रहा है, फ्लोरीन दाता का काम कर रहा है, तो एक अणु जो है 2 फ्लोरीन देगा अपने को। यहाँ यूरेनियम के साथ में फ्लोरीन कितने चाहिए, 6, तो इसके कितने अणु क्रिया करेंगे, 3। अब यहाँ ClF बच गया, ये गैस के रूप में यहां से सेपरेट हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ ClF। ये हो गया आपका अंतर हैलोजन यौगिक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 18वें वर्ग की। तो आज की क्लास में इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।